टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित द्वारा दी गई दवा में कील होने से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। महादेव की नगरी में झमाझम हुई बारिश, लोगों ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। और शिक्षकों ने 22 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर किया धरना। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित द्वारा दी गई दवा में कील होने से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लंका क्षेत्र में स्थित डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित के अस्पताल पर बीती रात एक मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप रहा कि उनकी बच्ची को उन्होंने डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित को दिखाया था, उनकी दवा चल रही थी। इस बीच बच्ची की तबीयत बिगड़ी। जब टेस्ट कराया गया तो उसके पेट में 3 से 4 कील दिखाई पड़ी। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है, वो दर्द से छटपटा रही है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो यहां पर डॉक्टर सहित सभी कर्मी फरार हो गए हैं। डॉक्टर से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। परिजनों की मांग रही कि बच्ची का जल्द इलाज किया जाए जिससे उसकी जान बचाई जा सके। वहीं बच्ची को बीएचयू के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। देखिए, ये देखिए किला ऐसे निकल रहा, ये क्या है? पेट में कीड़ा खा इसीलिए दर्द हो रहा है। एक्सरे में क्या दिखा? एक्सरे में क्या दिखा? हाँ, एक्सरे में क्या दिखा? कहाँ से आप लोग आए? हम लोग आए हैं भदोही से। किस डॉक्टर के अंडर में जो है? ये डॉक्टर दीक्षित के। क्या नाम है? नाम तो पूरा सर हाँ, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा भतीजा लेके आया था उनके यहाँ। ठीक है, कहाँ पे है ये है आपके लंका पे है। क्या घटना घटी? वो जो डॉक्टर हैं वो अपने मेरी बच्ची की मतलब दवा लिखे, दवा दिए, तो जो दवा दिए वो दवा में कील थी। वो कील जो है वो खाई दवा, तो उसके पेट में 4-5 कील चली गई है पेट में। तो डॉक्टर के पास मैं लेके आया तो कहे भर्ती कर दो, हम उनकी दवा करेंगे। इसके बाद सब लोग यहाँ से स्टाफ भाग गए हैं। हाँ, कील निकला है कि नहीं? अभी कील नहीं निकला है सर। 3 कंडीशन है बच्ची के मुंह से ब्लड से खून आ रहा है। बच्ची बहुत चिल्ला रही, मर जाएगी बच्ची मेरी। डॉक्टर साहब कोई स्टाफ कोई नहीं, सब बंद करके भाग गए हैं। डॉक्टर साहब से क्या बात हुई? डॉक्टर साहब से बात हो रही है तो डॉक्टर साहब मेरी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं कर। जिस हॉस्पिटल भर्ती किया वहाँ क्या बात हुई? वहाँ के स्टाफ कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते, डॉक्टर है ये नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर साहब से मिलो। डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हमारी बच्ची का इलाज, हमारी बच्ची की जिंदगी बचना चाहिए। 3-3 कील 4-4 कील पेट में है उसके। इनके यहाँ हम लोग एक्सरे कराए। क्या नाम है? बच्ची का नाम है अंतिमा शिखा सिंह। सर हमारे पेशेंट के पेट में सर कील घुस गया। पहले तो डॉक्टर ही कोई नहीं है यहाँ पे, कोई सुपरवाइजर नहीं है, हॉस्पिटल की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ बोला भैया। आइए सब लोग, बोला सब लोग आइए। बोलिए भैया। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की।
अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के 40वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को राज्यपाल ने संबोधित किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन केंद्र सभागार में आयोजित सम्मेलन में छात्र, प्रोफेसर और काशी के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ नेचुरोपैथी के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज के आधुनिक युग में हम शुद्ध और सात्विक भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज में मिलावट की जा चुकी है, लेकिन इन सभी का एकमात्र इलाज ध्यान और योग है। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कराई है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राकृतिक चिकित्सा गांधी जी के तरीके से कैसे की जाए, ये इसकी थीम थी। और अभी इसका उद्घाटन समारोह हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी, जो इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हैं, उन्होंने संबोधन किया और भविष्य में नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा का क्या स्वरूप हो, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश में नेचुरोपैथी के यूजी और पीजी दोनों तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाएं। मुझे यहाँ पे ये बताते खुशी होती है कि हमारे काशी विद्यापीठ में योगा और नेचुरोपैथी के ऊपर पहले से ही 2 तरह के प्रोग्राम हैं। हमारे पास पीजी डिप्लोमा भी है और हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। लेकिन अब महामहिम की जो मंशा है, उसी के अनुरूप हम लोग नेचुरोपैथी योगा विभाग का फर्दर आगे से इसमें और ज़्यादा विस्तार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें यूजी और पीजी प्रोग्राम अवश्य शुरू किए जाएं। इसके साथ ही साथ हमने महामहिम से एक और भी अनुरोध किया है कि इस शिक्षा का मानकीकरण, जैसे बाकी जैसे इंजीनियरिंग है उसके लिए AICT होता है, एग्रीकल्चर की एजुकेशन है उसके लिए ICAR होता है, इसी तरह आयुष मंत्रालय में नेचुरोपैथी के लिए भी एक गवर्निंग बॉडी हो, जहाँ से ये नीति निर्धारण हो कि इस शिक्षा का स्वरूप क्या हो, क्या क्या पढ़ाया जाए। ये सारी बातें भी हमने महामहिम के संज्ञान में लेके आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा को विशेष महत्व देते हुए ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश की जाएगी कि इसके यूजी और पीजी प्रोग्राम शुरू किए जाएं। आज हमारे बीच जो अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद है, उसके चेयरमैन डॉक्टर सान्याल जी भी हमारे बीच में आए और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के स्वरूप, उसके भविष्य और उससे क्या क्या पोटेंशियल है, इसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसमें किस तरह के प्रोग्राम विश्वविद्यालय शुरू कर सकता है। और सबसे अच्छी बात ये रही, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें गांधी जी के विचारों के अनुरूप हों, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि काशी विद्यापीठ शुरू से ही गांधी जी के पदचिन्हों पे चलता है। और इस तरह हम लोग जो भी ये नेचुरोपैथी में नए प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो निसंदेह ये एक किस्म से गांधी जी के लिए एक सुंदर श्रद्धांजलि भी होगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने एक आयोजन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इसमें शोध पत्र जो छपेंगे, जो बच्चे प्रेषित करेंगे, जो एक्सपर्ट्स बाहर से आए हैं, उन सब का लाभ काशी विद्यापीठ को मिलेगा। और हमें भविष्य में कौन से प्रोग्राम शुरू करने हैं, उनका क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, ये सारा नीति निर्धारण इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। आज कौन आए थे राज्यपाल महोदय, क्या बात हुई? माननीय राज्यपाल मैडम ने सबसे बड़ी बात ये कही कि हमारी जो प्राचीन पद्धति है, जो नेचुरल पद्धति थी, जो
जो हम प्राथमिक चिकित्सा करते थे गाँव में करते थे, जैसे नवरात्र के महीने में 9 दिन नीम की पत्ती को ग्रहण करना जिससे कि कोई रोग ही न हो। सिलबट्टे पर उसको पीस के जब पूरा परिवार पी लेता था तो उसको पूरे साल कोई रोग नहीं होता है। जंक फूड खा खा के आजकल के बच्चे जो बीमार हैं, जंक फूड जो जिसका नाम ही है जंक फूड, उसको खाएंगे तो स्वस्थ रहने की कल्पना कैसे करेंगे। पिज्ज़ा बर्गर जो भी है इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, उसको खाने समय कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है कि हम मोटे अनाज का प्रयोग करें, गाँव से जुड़े, जो अपनी नेचुरल ग्रामीण पद्धति में चिकित्सा थी उसका उपयोग करें। किस कार्यक्रम में आई थी और खास क्या था इसका? नेचुरोपैथी जो हमारे यहाँ विभाग है योग नेचुरोपैथी, उसका 40वां ऑल इंडिया सेमिनार था। उस सेमिनार में माननीय राज्यपाल मैडम आई थी। महादेव की नगरी में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। मानसून की पहली बारिश ने झुलसा देने वाली गर्मी से राहत देने का काम किया है। काशी में मानसून की पहली बारिश ने पशु पक्षी जानवर और इंसान सबको राहत दी है। मौसम विभाग ने पहले से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। प्रचंड गर्मी से काशीवासी त्राही त्राही कर रहे थे। झुलसा देने वाली गर्मी से पूरे प्रदेश का बुरा हाल था। आज सुबह से ही बारिश के आसार नजर आ रहे थे। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश ने राहत देने का काम किया है। रथ यात्रा मेले का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन वाराणसी में झमाझम बारिश हुई। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा के समय वाराणसी में जरूर बारिश होती है। दोपहर होते होते काले बादल ने जमकर पानी बरसाया। गरज चमक के साथ बारिश हुई तो घाटों से लेकर सड़क तक बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। वाराणसी के सबसे प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट पर झमाझम बारिश का आनंद लेने के लिए स्थानीय लोग घाट पर पहुंचे। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला दशाश्वमेध घाट पर बारिश के चलते स्थानीय लोग इकट्ठा होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। बारिश के चलते मौसम ठंडा हो गया है। ऐसे में बारिश का आनंद लेने के लिए सैलानी भी घाट पर पहुंचने लगे हैं। हनुमान जी, किस तरह का मौसम हुआ है? आज का मौसम तो थोड़ा सुहाना हुआ है। विगत कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, यात्रियों को भी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, पर आज भगवान का थोड़ा सा रहम हुआ है हम लोगों के ऊपर, जो आज का मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है। घाटों पे समय भीड़ है, घाटों पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ भाड़ है। घाट किनारे लोग आ रहे हैं कि कुछ हवा मिलेगा, कुछ यहाँ पर मौसम का आनंद लेंगे। लोग गर्मी से उब करके घाटों की तरफ भाग रहे ज़्यादा से ज़्यादा। शिक्षकों ने 22 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान धरनारत शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों की 22 सूत्री मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना महानिदेशक स्कूल शिक्षा के खिलाफ है, क्योंकि कई बार पत्रक देने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उन्होंने 8 जून को हमसे वार्ता की थी और कहा था कि सभी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात से क्षुब्ध होकर हम सभी शिक्षकगण अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के विरुद्ध धरना दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 22 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये शायद इतिहास में पहली बार होगा जब शिक्षक के अलावा हम लोग अनुदेशक, शिक्षा मित्र और भोजन माता यानी जो भोजन बनाती हैं स्कूल में, उनके मांगों को भी लेकर
यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे अपने जो मांग हैं वो सबसे प्रमुखता से है पुरानी पेंशन। उसमें भी पुरानी पेंशन जो जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा विभिन्न जिलों में ये विभिन्न राज्यों में लागू हो रही है और हम लोग भी उसमें हैं कि आकांक्षी हैं कि हमारे यहाँ भी लागू हो। आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अपने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग अपने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की 22 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। यह धरना स्कूल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के खिलाफ है, क्योंकि महीनों से कई पत्रक देने के बावजूद भी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कान पर जू नहीं रहेगा। उन्होंने वार्ता भी किया था 8 जून को, हम लोगों से कहा था कि एक सप्ताह में सारे मामले मान लेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं माना। उसी के खिलाफ अपने धरना, अपने मुद्दों के समर्थन में और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के खिलाफ और उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ ये धरना जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर हम लगा रहे हैं। जी, मेरा नाम शशांक कुमार पांडे है। मैं राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का प्रदेश संयुक्त मंत्री और जनपद वाराणसी का जिलाध्यक्ष हूँ। अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी वाराणसी की ओर से कैंट थाना अंतर्गत कचहरी स्थित सर्किट हाउस के सामने जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और एक पत्रक उत्तर प्रदेश शासन को जिलाधिकारी के नाम से दिया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में दिन रात भीषण बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती से चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं पूरे प्रदेश के लोग बिजली कटौती का संकट झेल रहे हैं और भीषण गर्मी की वजह से बीमार होकर अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं, जिससे तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं। अकेले पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं तमाम अस्पतालों में भी भर्ती हुए मरीज गर्मी से बेहाल होकर भाग रहे हैं और गर्मी के कारण तमाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में लोगों को बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। योगी सरकार में बिजली आपूर्ति न होने की वजह से गर्मी के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। ये मौत नहीं, हत्या है और लोगों की मौतों पर भाजपा के मंत्री असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। ये दुखद है। इस संदर्भ में आप लोगों का आज प्रोटेस्ट है और क्या मांग? आज जो प्रोटेस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तकरीबन 10 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है और ख़ास करके दिन में, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है और बिजली कटौती की वजह से तमाम ऐसे जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हमारे जो बीमार लोग रहे हैं उन्होंने भी अपनी प्राण त्याग दिए, बच्चों ने भी प्राण त्यागे, कई मौतें हुई और हम इस मांग को कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली आपूर्ति बहाल करे उत्तर प्रदेश सरकार। लंका थाने के समीप बीते कई महीनों से सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान हैं। लंका थाने के समीप कई माह से सीवर का पानी ओवरफ्लो कर गया है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों, स्थानीय लोगों को इसके दुर्गंध से दो चार होना पड़ता है। इस सीवर में पानी से दुर्गंध इतनी आ रही है कि लोग अपने मुंह पर और नाक पर रुमाल रखकर आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इस समस्या के समाधान के लिए शिकायत दर्ज कराई, परंतु 3 माह बीतने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन नगर निगम साफ सफाई को लेकर अपनी आंखें मूंदे हुए है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या के समाधान का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। समस्या के समाधान के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। स्थानीय लोगों ने समस्या को लेकर नगर निगम में शिकायत किया तो सफाई के नाम पर 2 लोग पहुंचे और केवल खाना पूर्ति करने का कार्य किया, परंतु समस्या का समाधान नहीं निकला। इन सब बातों को लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी रोष है। लंका थाने के बगल में क्या समस्या है?
ये पानी यही तो जब से वोट नहीं पड़ा है तो उसके आगे से ही भरा है, वोट भी पड़ गया तब वो कोई सुनवाई नहीं। किस तरह का पानी है ये? पानी सीवर का है, अभी तक साफ नहीं हुआ? नहीं। कितने महीने से कंप्लेन आप लोग कर रहे हैं? 3 महीने। कितने महीने से शिकायत कर रहे हैं? 3 महीना। तो क्या मांग करती है इसके लिए? अरे सफाई हो जाए और क्या मांग करो? कितनी समस्या हो रही है इससे? समस्या तो बहुत हो रहा है। हम लोग के घर लड़का बच्चा वो लड़की के छुट्टी भर बा, आयल हुआ नरक में रहत बा। कहाँ ऊंचा करवाई, बरंदा ऊंचा करैली, नहान घर ऊंचा अब अंगना में भरा जाता। वार्ड नंबर नगवा का समस्या ये है कि लगातार 3 महीनों से सीवर जाम है। जेई को फ़ोन करते हैं तो कहता कि आज लगेगा काम, कल लगेगा काम, कतई काम नहीं लग रहा है। और उसके बाद सोमवार को हमारा जलकल महाप्रबंधक साहब से बात हुआ, कहा कि मंगलवार को एकदम खुल जाएगा। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और ये जो चेंबर का ढक्कन है, आए दिन यात्री जो कि टोटो लेकर गिर जाते हैं। कहाँ पे ये समस्या है? ये रविदास गेट के आगे की समस्या है, थाने के पहले। तो कितनी बार आप लोगों ने शिकायत कर चुका है? कम लिखित शिकायत जो कि 5-6 बार हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी समस्या नहीं। तो क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, साफ़ सुथरा रहे। यहाँ एकदम पानी महक रहा है, कीड़ा पड़ गया है। कम से कम यहाँ यात्री लोग आते जाते हैं दर्शन पूजा करने, अंदर भी मंदिर है, बाहर भी मंदिर है, लोग आते जाते हैं नाक बंद करके। और एक दुकान है, हमको भी जो कि शर्म लगता है। काशी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, पटना में एक एक करके घटना घट रही है। जो जनता दल जेडीयू के साथ सरकार में थे, जीतन राम मांझी, अभी कल वो सरकार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसका हिस्सा बन गए। अभी मैं आ रहा था तो जो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं वो भी पटना में जाने से मना कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं। कानून मंत्री का कुनबा जोड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल और नेता एकत्र होकर तीसरी बार हिंदू प्रांत का प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है और बाबा की कृपा जिस पर होगी कमल तो खिलाएंगे ही। 24 तारीख को गृह मंत्री ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। वहीं अध्यादेश को लेकर केजरीवाल तमाम पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गिरगिट की तरह हैं, जो रंग बदलना जानते हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कौन सा मुद्दा हो सकता है, कौन सा मुद्दा नहीं हो सकता है। भारत भ्रमण पर निकले हैं। अध्यादेश को लेकर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देश बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित है और आज वाराणसी और विंध्याचल मंडल के ब्लॉक प्रमुखगणों का और जो खंड विकास अधिकारी हैं उनका ये संयुक्त सम्मेलन है। उसी में मुझे आज आने का मौका मिला है, क्योंकि गांव की सरकार सही मायने में जो ब्लॉक की सरकार होती वो होती है। और स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बनाने का जो अभियान हमारी सरकार ने शुरू किया है, उसके क्रम में ये बैठक है। और इस बैठक का विस्तार से जो निर्णय होगा उसकी जानकारी बैठक के बाद दिया जाएगा। सर, विपक्ष एकजुट होने जा रहा है पटना में, महापंचायत की तैयारी है। पटना में एक एक करके एक घटना घट रही है। जो जनता दल यू के साथ सरकार में थे, श्री जीतन राम मांझी जी, अभी कल वो सरकार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसका हिस्सा बन गए। अभी मैं आ रहा था तो राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष हैं वह अभी वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहाँ जा नहीं रहे हैं। ये भानुमती का कुनबा जुड़ने वाला नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल और कुछ नेता एकत्र होकर के तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी पर बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है।
और बाबा की कृपा जिस पर होगी कमल तो खिलाएंगे ही वो। और तीसरी बार, पहली बार से ज़्यादा दूसरी बार सांसद उनके समर्थन में जीते। जब तीसरी बार होगा तो 350 से अधिक तो कमल के फूल खिलेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वीडियो जारी किया है। कौन? अभी माननीय गृह मंत्री जी ने 24 तारीख को सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। चिलचिलाती धूप में आप लोग काम करें, लेकिन जितनी विपक्षी हैं सिर्फ वो ट्विटर पे और फेसबुक पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं क्या, उनको मैं तो चाहता हूँ बढ़िया ट्विटर फेसबुक पे रहें, हमारा कमल चारों तरफ खिले। जो बचा कुचा सपा बसपा कांग्रेस का कहीं कुछ है वो भी खत्म हो जाए और सारे उनके जो प्रत्याशी लोकसभा 24 में आवे उनकी जमानत जब्त हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, कांग्रेस के पेट में दर्द है। चिट्ठी भी लिख रहे हैं, क्या कहें? अध्यादेश को लेकर केजरीवाल तमाम तरह से पार्टियों को इकट्ठी कर रहे हैं और चिट्ठी भी लिख रहे हैं। अरे आप, वो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गिरगिट से भी ज़्यादा जो रंग बदलना जानते हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कौन सा मुद्दा हो सकता है कौन सा मुद्दा नहीं हो सकता है। वो भारत भ्रमण पे निकले हैं अध्यादेश को लेकर के, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और देश बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य समापन रोहनिया विधायक डॉ सुनील पटेल के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन सृजन पब्लिकेशन एवं सीबीएसई द्वारा नामित एनईपी विषय के मर्मज्ञ नितेश कुमार सिंह ने पुरानी शिक्षा पद्धति को किस प्रकार नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए, इसकी बारीकियों पर ध्यान आकृष्ट किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सृजन पब्लिकेशन के रिसोर्स पर्सन व मुख्य अतिथि नितेश कुमार सिंह व विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद तथा विद्यालय शाखा समूह के प्रधानाचार्यों ने स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा संगीत अध्यापिका मंजुलता शर्मा के निर्देशन में मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए विषय विशेषज्ञ मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए व तार्किक ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए एनईपी नितांत आवश्यक हो गई है। आज के दौर में डिग्रियों की भरमार हो गई है जबकि कौशल का अभाव है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गढ़वाघाट चंद्रशेखर सिंह, प्रधानाचार्य महाविद्यालय डॉ एसके चौबे, प्रधानाचार्य चुर्क एके वर्मा, प्रधानाचार्य जगतगंज रचना अग्रवाल और प्रधानाचार्य अमिता सिंह सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। सृजन पब्लिकेशन के विनोद वर्मा, स्वतंत्र पांडे व श्रद्धा बुक डिपो के अमित कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। समन्वित करते हैं, ये बहुत ही बधाई की बात है। आप वाराणसी की संस्कृति की सेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है।
आज प्रातः 200 शिक्षकों द्वारा सामूहिक योगा किया गया। तत्पश्चात कार्यशाला का समापन हो रहा है, जिसमें सभी को प्रमाण पत्र का वितरण रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में योग शिविर लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रांगण में विद्यालय समूह के विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों के संग योग शिविर का आयोजन हुआ। उषाकाल की रमणीय बेला में सभी विद्यार्थी शिक्षक के साथ बड़े स्तर पर योगाभ्यास प्रारंभ हुआ। योगाचार्य की भूमिका निभा रहे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक गोरखनाथ ने योग के सभी आसन तथा प्राणायाम के तहत कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम आदि के विषय में लाभ व सावधानियों को विस्तार से बताकर अभ्यास कराया। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वर्णिम बेला में उपस्थित होकर शिविर को सफल बनाने में सहयोग किया और कहा कि आज के बदलते परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन शैली में अपार बदलाव हो रहे हैं। योग जीवन जीने की एक कला एवं विज्ञान दोनों है, साथ ही साथ ये आत्मज्ञान का सशक्त माध्यम है। योग का शाब्दिक अर्थ एकीकरण है, जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क एवं आत्मा में योग के माध्यम से संतुलन स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं। योग शिविर में प्रधानाचार्य गढ़वाघाट CS सिंह, प्रधानाचार्य बनपुरवा डॉक्टर AK चौबे, प्रधानाचार्य जगतगंज रचना अग्रवाल, प्रधानाचार्य चुर्क AK वर्मा, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव सहित समस्त शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। ड्राइविंग स्कूल के अनियंत्रित वाहन ने पत्रकार को बुरी तरह रौंद दिया। सिगरा थाना अंतर्गत गांधीनगर के पास रेड क्लब मोटर ड्राइविंग स्कूल के अनियंत्रित 4 व्हीलर ने डैनकाशी के पत्रकार कुश कुमार पांडे को रौंद दिया। कुश कुमार पांडे समाचार संकलन के लिए सिगरा गए थे तथा वहां से वापस लंका जा रहे थे। उसी दौरान कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। आनंद फानंद में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होते देखते हुए उनको BHU के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बता दें कि रेड क्लब मोटर ड्राइविंग स्कूल की कार को अज्ञात चालक द्वारा चलाया जा रहा था। कार चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक कार चलाई जा रही थी, जिसके कारण कार अनियंत्रित प्रकार से चल रही थी। कुश कुमार पांडे के घायल होने के बाद उनके साथियों द्वारा भर्ती कराया गया। जब इस घटना की सूचना परिजनों को हुई तो परिजनों में हड़कंप मच गया। कुश कुमार पांडे कचौड़ी गली के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद कुश कुमार पांडे के भाई विनीत कुमार पांडे ने सोनिया चौकी पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेड क्लब मोटर ड्राइविंग स्कूल का वाहन पहले भी कई लोगों को बुरी तरह से घायल कर चुका है। मोटर ड्राइविंग स्कूल द्वारा नियम और कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। उनके द्वारा किसी भी समय कार निकालकर ड्राइविंग लोगों को सिखाने का कार्य किया जाता है। मैं सोनिया की तरफ से निकला लंका के लिए और वहाँ पर बग्गा जी के घर के तरफ जो कि मोड़ है, वहाँ से द लेक स्कूल ऑफ ड्राइविंग नाम से जो कि ये ड्राइविंग स्कूल चलती है, ये कॉलोनी में एक लड़की को 18 साल 19 साल की लड़की होगी, उसको ये ड्राइविंग सिखा रहे थे और मोड़ पर 90 डिग्री से वो लड़की ने मोड़ लिया और मैं बहुत कोशिश किया कि मैं लेफ्ट से निकल जाऊं, लेकिन सामने लाकर उसने मेरे पैर पे मारा, जिससे कि मेरे दाहिने पैर की घुटने के नीचे हड्डी जो है 3 पार्ट में टूट गई है। और वहाँ पर हमारे मित्र लोग
हमको तुरंत वहाँ से गाड़ी में लाद कर लेकर आए BHU ट्रामा सेंटर, जहाँ की मेरा उपचार चल रहा है। और वहाँ से हमारे भाई साहब लोग गए, हमारे मित्र यार गए और सोमने चौकी पे वहाँ पर एक हमने एप्लीकेशन दिया। और देने के बाद वहाँ पर गाड़ी को JP यादव वहाँ के इंचार्ज है उनको दिया गया। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, बोले पांडे जी हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज उन्होंने गाड़ी छोड़ दिया है। वो बोल रहे कि कंप्रोमाइज़ हो गया। जब हमारे तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं हुआ तो कैसे वो गाड़ी छोड़ दिए, सवाल ये उठता है। आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर बेनियाबाग पार्क में बकरों की खरीद हेतु मंडी लगाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेनियाबाग पार्क में बकरा मंडी लगाई गई। इस वर्ष 29 जून को बकरीद मनाई जाएगी, जिसके लिए समाज के लोग सुबह से देर रात तक जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। आयोजक सोनू ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पार्क में ये मंडी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सारी शर्तें पूरी कर मंडी लगाई गई है। 5,000 से 1 लाख तक के बकरे मंडी में हैं। इस महंगाई में जेब के हिसाब से लोग बकरे की खरीदारी कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। हर वर्ष की भांति इस बार भी बकरा की मंडी लगाया गया है। बकरा ईद का त्यौहार चूँकि 29 तारीख को है और चूँकि उसी को देखते हुए यहाँ बकरा मंडी लगाया गया है कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। और यहाँ हर जगह के लोग आए, हर जगह के व्यापारी आए। पूरे पश्चिम साइड के इटावा है, मैनपुरी है, कानपुर है, बहुत से जगह के बेलसा रोड, गोरखपुर, बहुत जगह के व्यापारी आए अपना अपना जानवर लेके बेचने के लिए। जो किसान भी हैं, जो पालते हैं सालों साल, लेके आए यहाँ बेचने के लिए। और लोग जो जनता है, जनता भी खुश है त्यौहार को लेके। कितने तक के बकरे बिक रहे हैं इस बार? यहाँ तो जो है कि हर तरीके के जानवर है। जो गरीब है, जो कमज़ोर आदमी है, उनके लिए यहाँ 5,000, 6,000, 7,000 का भी जानवर है। और महंगे से महंगा भी है, 40,000, 50,000, 1 लाख से ऊपर भी है। इस बार खास क्या है? इस बार बकरा कुछ आया है? अभी तक तो खास ये है कि एक जानवर जो है आया था जिस पे अल्लाह लिखा हुआ था, वो बिक चुका है। और एक जानवर अभी एक जोड़ा है जो 1,15,000 रुपये का पीछे की साइड में लगा हुआ है। और एक जानवर जो है 80,000 रुपये का है। 1,15,000 वाले जानवर का 80,000 लग चुका है, मगर वो दिया नहीं। देखिए कहाँ तक जाता है वो। सालों तक कहाँ पे लगा है मेला? ये तो काफ़ी दिनों से लग रहा है। हमें लगता है कि 400 साल पुराना ये मेला है। बीच में चूँकि लॉकडाउन की वजह से कुछ बंद हो गया था, इस बार फिर लगा है। कहाँ लगा है ये? बेनियाबाग के मैदान में लगा हुआ है। मणिपुर में जारी हिंसा रोकने हेतु छात्रों ने BHU गेट पर प्रतिरोध सभा की। लंका गेट BHU पर बनारस के समस्त छात्र व नागरिक समाज ने मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने और शांति बहाल के लिए प्रतिरोध सभा का आयोजन किया। सभा में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि भाजपा सरकार की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को आग के हवाले कर दिया है। पिछले 50 दिनों में मणिपुर में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घरों को आग लगा दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक शांति की अपील तक नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर के खानापूर्ति दौरे के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार हिंसा रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार ने जनता की सुरक्षा उनके ऊपर ही छोड़ दिया है। इस वजह से स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। सभा में प्रमुख रूप से मांग की गई कि मणिपुर में तत्काल शांति बहाल की जाए, बीरेन्द्र सिंह को और उनके मंत्रिमंडल को तुरंत बर्खास्त किया जाए, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और मुआवजा दिया जाए, गृह मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सभा में प्रमुख रूप से सानिया अनवर, रैनी, इंदु पांडे, संगीता शर्मिला, सिस्टर सविता आदि लोग शामिल थे तथा सभा का संचालन मारुति मानव ने किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, मतलब देख के तो बहुत खुशी हुई कि लोगों को, काशी के लोगों को मणिपुर के लिए कुछ तो है, इनके दिमाग में कुछ सोच है जो अपने प्रधानमंत्री तक के दिमाग में नहीं है। ये देख के अच्छा लगा है कि कोई लोग तो है जो मणिपुर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। संदेश यही देना चाहूँगा कि जो मणिपुर में हो रहा है वो कहीं और होना नहीं चाहिए, और जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री चुप है वो वैसे बैठना नहीं चाहिए। कहने को कहते हैं कि भाजपा की सरकार है स्टेट में और सेंट्रल में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है।
जिस तरीके से देश पूरा स्टेट जो पूरा राज्य जो जल रहा है उस जलन को अभी मिटाने का वक्त आ गया है, उसको मिटना चाहिए। हमारी मांगे यही है कि जो मणिपुर में कुछ बातें हैं, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंदर जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि बहुत इलीगल तरीके से मणिपुर के अंदर घुस के जो तमाशा जो पूरा मचा हुआ है उनको बंद कीजिए। एनआरसी लागू होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको लीगली तरीके से बाहर किया जाए और प्रधानमंत्री जो है कुछ न कुछ करें ताकि मणिपुर में फिर से शांति आ जाए। और हमारे मांगे यही रहेंगे कि जो भी इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, जो भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंदर जो भी ग्रुप्स हैं उनको जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए उनके ऊपर, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हटाया जाए मणिपुर से। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस के सामने इस गेट पर हम लोग इसलिए एकत्रित है कि मणिपुर में पिछले करीब 45-50 दिनों से जो हिंसा बदस्तू जारी है उस पर वहाँ रोक लग जाए और शांति बहाल हो जाए। मणिपुर में अब तक औपचारिक जो आंकड़े हैं वो ये बताए जाते हैं कि 150 के आसपास लोग मारे गए। ये नरसंहार है और 60,000 से ज़्यादा लोग अपने गांवों से विस्थापित हो गए, उनके घर जला दिए गए, पूरे के पूरे गांव जला दिए गए और उनके शिक्षा संस्थान जला दिए गए हैं। और ये सब के बीच में बहुत सारे लोग महिलाएं विधवाएं हो गई हैं, बच्चे भूखे हैं और आर्मी के द्वारा संचालित शरणार्थी शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग जंगलों में छिपे हुए हैं। इन सब के पीछे हम देखते हैं ये सरकार जो है कुकी समुदाय के ज़मीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में दे देना चाहती है, क्योंकि जहाँ कुकी लोग रहते हैं वो पहाड़ी इलाके में, वहाँ कोबाल्ट है, कोयला है, पेट्रोलियम है, यहाँ तक हीरा भी है। और चूंकि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है और उन्हें यह अधिकार है कि उनकी ज़मीन बाकी लोग अन्य लोग नहीं खरीद सकते हैं, और उस अन्य लोगों को, अन्य फॉरवर्ड कम्युनिटी को भी ये दर्जा देकर उसका उपयोग करते हुए इनकी ज़मीन छीनने का एक मानसिकता है। धर्म के नाम पर भी पक्षपात और अत्याचार हो रहा है और सरकार बिल्कुल चुप है और हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है। आज तक एक शब्द नहीं उन्होंने कही है। पिछले इतवार को उन्होंने मन की बात कही और मणिपुर के बारे में एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने अपने अपने रेडियो को सड़क पर पटक कर अपना विरोध को प्रकट किया। तो हम उनकी भावनाओं के सम्मान करते हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये नरसंहार भारत जैसे अहिंसा के देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको रोकने का काम वहाँ की स्थानीय सरकार की है और केंद्र सरकार की है। चूंकि वहाँ डबल इंजन सरकार है और ये रुक जाना चाहिए, नहीं तो ये पूरे देश में इस तरह के नफरत और घृणा के संदेश फैलाकर आपस में लड़ाने का ये जो तरीका है, इसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इसकी निंदा करते हैं और शांति बहाली की मांग करते हैं और वहाँ जो निष्क्रिय बने बीरेंद्र सिंह सरकार की हम निंदा करते हैं, उसे बर्खास्त करने की मांग करते हैं। पुलिस वहाँ की बताती है कि पुलिस के गोदाम से 5 लाख कारतूस, 4,500 आधुनिक बंदूक चोरी कर लिए गए हैं और ये एक विशेष समुदाय के पास ये सब गया है और इसके सहारे एक समुदाय दूसरे समुदाय का नरसंहार कर रहा है और पुलिस बस मूक दर्शक बनी हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं और शांति की बहाली करते हैं। मणिपुर में भाईचारा और मेल मिलाप कायम हो। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी के विद्यार्थियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर लगाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक एस के भाटिया सहित समस्त शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने योग और प्राणायाम की विभिन्न मुद्राएं की। निदेशक एस के भाटिया ने सभी को योग और प्राणायाम के लाभ के बारे में बताया। इसके साथ ही योगाभ्यास करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रभात बेला में आप लोगों का स्वागत और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जून, हम ये नहीं कहेंगे कि 21 जून में योग दिवस नहीं होता था। पहले भी अन्य देशों में योग दिवस होता था, कुछ देशों में, विदेश में, लेकिन इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बनाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और वो चालू हुआ जब उन्होंने पहली बार 2014 में अपनी संसद में प्रवेश किया, प्रधानमंत्री बन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 21 जून 2014 को ही उन्होंने इस भारत वर्ष में योग दिवस की शुरुआत की और इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नाम दिया। विभिन्न प्रकार के आसन हुए और उसका महत्व हमारे यहाँ के जो हमें बहुत गर्व है कि हमारे स्कूल के छात्र और एक छात्रा ने इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया, उसको सबको बताया योगासन कैसे होता है और उन दोनों कैंडिडेट्स थे ध्रुविका क्लास 5 एवं प्रत्युष आनंद क्लास 5, प्रत्युष प्रताप पटेल क्लास 5। इन दोनों पे हमें गर्व है कि इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम का संचालन किया और हम इनको पूरा क्रेडिट, इस कार्यक्रम का क्रेडिट अपने इन दोनों कैंडिडेट्स को ही देते हैं। तो उनके लिए एक बार क्लैप कर दीजिए अच्छी तरह से। हम अभिभावकों जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनको भी पूरे दिल से, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब हम यही कहेंगे, जो इस आसन को आप लोगों ने यहाँ किया है उसको अपनी गंगा का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है, जिससे नाविक समाज परेशान है। बनारस में गंगा का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। जिस तरह से बनारस में प्रचंड गर्मी ने अपना विकराल रूप ले लिया है, ऐसे में बात की जाए तो मनुष्य ही नहीं, अब नदियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बनारस में गंगा नदी में धीरे धीरे पानी चेतावनी बिंदु पर पहुंच गया है। अगर इसी तरह पानी घटता रहा तो आने वाले समय में लोगों को पीने के पानी का भी बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। जब इस संदर्भ में नाविक समाज के अध्यक्ष शंभू से बात की गई तो नाविक समाज का कहना है कि जिस तरह से गंगा में जल घटाव हो रहा है, हम लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। जहां पर इस समय अधिक से अधिक पर्यटक और सैलानी आते थे, अब वो नहीं आ रहे हैं। अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर घटता रहा तो हम लोगों की रोजी रोटी ही नहीं, मानव पर भी असर पड़ेगा। नाविक समाज के अध्यक्ष ने कहा कि हम जिला प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि गंगा में पानी छोड़ने का काम किया जाए ताकि गंगा का जल स्तर बढ़ने लगे। पानी घट रहा है गंगा जी। देखिए, पानी तो घटना नहीं चाहिए। जो महीना चल रहा है इसमें लगातार पानी हम लोग का बढ़ता है, मगर इस बार तो इतना समस्या हो गया है कि बारिश भी नहीं हो रहा है और गंगा में ये लगातार घट रही है। तो हमारी जो जीविका पे है उस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी हमारे काशी में सैलानी आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, काफ़ी उनको गर्मी लग रहा है। गर्मी काफ़ी बढ़ गया, पानी ऐसे ही बढ़ना चालू हो जाएगा यदि हमारे सैलानी काशी में आ रहे हैं, वो काशी का बहुत ही आनंद उठाएंगे। क्या लगता है पानी नहीं बढ़ेगा, कितना बड़ा संकट आएगा? संकट बहुत बड़ा आएगा कि जो सीज़न चल रहा है 15 जून से लगातार पानी बढ़ जाता है, पर आज 22 तारीख का जो हो गया, मगर पानी बढ़ने को कोई नाम मिल रहा है। मगर लगातार पानी बढ़ना चाहिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि लगातार पानी छोड़ने का काम करें। नमामि गंगे द्वारा प्रभु जगन्नाथ का पूजन अर्चन कर सभी को स्वच्छता का संदेश दिया गया।
विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा मेले के अंतिम दिन नमामि गंगे ने प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा की आरती उतारकर लोक कल्याण की कामना की। भगवान जगन्नाथ को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के लिए गुहार लगाई। सदस्यों ने काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में रथ के आसपास सफाई कर स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का संदेश दिया। रथ यात्रा मेले में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं एवं पूजन सामग्री के दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की अपील की। आयोजन में प्रमुख रूप से बीना गुप्ता, पुष्पलता वर्मा, सुनीता जायसवाल, रीता पटेल, गीता सचदेवा व बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित द्वारा दी गई दवा में कील होने से एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। महादेव की नगरी में झमाझम हुई बारिश, लोगों ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। और शिक्षकों ने 22 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर किया धरना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।